नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अंशिका होम्योपैथिक क्लिनिक के साप्ताहिक संस्करण स्वास्थ्य की बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्नोरिंग के बारे में। स्नोरिंग मतलब खर्राटों के बारे में। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, जब इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम से थका हारा घर लौटता है तो थकावट में वो चाहता है कि कुछ सुकून भरी नींद ले सके। लेकिन दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप बहुत थके हुए हैं और सोना चाहते हैं, लेकिन आपका हमसफर या घर में कोई भी मेंबर बहुत तेज तेज खर्राटे लेता हो। ऐसे खर्राटे कि जो पास लेटे हुए ही नहीं बल्कि दूसरे कमरे तक भी इस तरह दहाड़ मारे जैसे कि कोई शेर सो रहा हो। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं इंसान कैसी दुविधा में फंस जाता है। ना तो खुद सो पाता है, ना ही खर्राटे लेने वाले को उठा पाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही दुविधा अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, क्योंकि लोग ज्यादातर सोचते हैं कि ये थकावट के कारण खर्राटे की परेशानी हो रही है। लेकिन नहीं दोस्तों, यह एक लक्षण है कि अंदर जो हम सांस ले रहे हैं वो कुछ ना कुछ अवरोध के बाद जा रहा आ रहा है, जिसके कारण कि वो अवरोध वाले टिश्यूज जो हैं, उस पार्ट में जो अवरोध पैदा करे वो टिश्यूज वाइब्रेट करते हैं। सांस का जो रास्ता है, सांस की जो स्ट्रक्चर्स हैं अंदर, चाहे वो नाक के अंदर अवरोध हो रहा हो, चाहे गले के अंदर अवरोध हो रहा हो, जहां भी अवरोध होता है वो टिश्यूज वाइब्रेट करते हैं, उनमें स्पंदन होता है, जिसके कारण खर्राटों की आवाज आती है। तो दोस्तों, यह खर्राटे जिनको हम बहुत ही मामूली चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, कभी कभी एक गंभीर समस्या का जन्म भी दे सकती है। जैसे कि अगर हम इनको नजरअंदाज करें तो ये स्लीप एपनिया में डेवलप हो सकता है। स्लीप एपनिया मीन्स सोते सोते कुछ सेकंड के लिए सांस का रुक जाना, जिससे कि इंसान छटपटाकर एकदम उठता है, फिर एक लंबी सांस लेता है। शुरुआत में ये थोड़ा रहता है, लेकिन समय के बीतते बीतते इसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ता जाता है, जो कि आगे जाकर एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि हार्ट पर लोड डाल सकता है, क्योंकि जब स्लीप एपनिया होगा, इस तरीके की कंडीशन होगी, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हार्ट और जोरों से काम करेगा उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोड पड़ता है और वह हृदयघात का कारण भी बन सकता है। इसके कारण हमें ब्रेन स्ट्रोक तक के चांसेस बन सकते हैं अगर यह समस्या गंभीर रूप ले ले। बीपी की समस्या रह सकती है, उच्च रक्तचाप भी इससे हो सकता है अगर हम इसको इग्नोर करें। मोटापा बढ़ सकता है। इसी प्रकार अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। अगर नींद हमारी पूरी नहीं हो पाएगी, बीच बीच में टूटेगी, हमारा सांस प्रॉपर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी को नहीं मिलेगा, तो दिन में वह इंसान सुस्त सा रहेगा और चिड़चिड़ापन, अजीब सा दिमाग के अंदर एक बेचैनी सी बनी रही, क्योंकि उसको पूरी नींद नहीं मिल पाती। जो एक 7-8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, वो नींद वह नहीं ले पाता। दोस्तों, हमें इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सके तो इसके समाधान के लिए हमको कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो अवरोध कैसे कैसे हो सकते हैं जिससे कि ये खर्राटे आते हैं, उन अवरोध में अगर हम नाक की बात करें तो नाक के अंदर ये डीएनएस हो सकता है, जिसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं, या नाक की हड्डी का टेढ़ा होना।
वह कारण नेजल पॉलिप हो सकता है, जिसमें कहते हैं कि नाक के अंदर मांस का बढ़ जाना। वह कारण आपका स्लीपिंग पिल्स जैसे लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेने पर बहुत गहरी नींद आती है और हमारा जो सॉफ्ट पैलेट पीछे का तलाव होता है वो रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण वो वाइब्रेट करता है, रिलैक्स ज्यादा लटक जाने की वजह से वाइब्रेट करता है। इसका कारण इलोंगेटेड वुल्वा हो सकता है, जो कि हमारे पीछे तालवा सॉफ्ट पैलेट के पीछे जो एक छोटा सा मांस लटका रहता है, इसे छोटी देसी भाषा में छोटी जीभ भी कहते हैं। अगर वो बढ़ गया है किसी कारण से, वह भी एक अवरोध पैदा कर सकता है। ओबेसिटी, मोटापा इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। मोटापा जब बढ़ जाता है तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर गले पर डालता है, जिसके कारण पीछे की तरफ गले का रास्ता संकरी हो जाता है, जो एक रीजन हो सकता है इसके लिए। बच्चों में टॉन्सिल्स हो जाना, एडिनोइड्स हो जाना, ये भी एक अवरोध पैदा करते हैं, जिसके कारण स्नोरिंग हो सकती है। और आमतौर पर अगर हम कमर पे लेटते हैं, कमर के बल लेटते हैं, यह भी कमर के बल लेटने से हमारी जीभ पीछे की तरफ खिसकती है, जो कि गले में एक अवरोध पैदा करती है। इसके कारण भी आपको स्नोरिंग हो सकती है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, सोने से पहले अल्कोहल लेने की जिनको आदत है, उनमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, या तो अल्कोहल लेना वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर लेना भी हो तो 2-3 घंटे पहले थोड़ा बहुत जो भी एक मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है उस तरीके से लेने की कोशिश करें। अदरवाइज अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण स्नोरिंग डेवलप हो जाती है। दोस्तों, अगर किसी का पैलेट जो है, सॉफ्ट पैलेट थिक है या बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है, उस कंडीशन में भी स्नोरिंग हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें किसी की जीभ बहुत मोटी है, उस कंडीशन में भी उस इंसान को स्नोरिंग का सामना देखने को मिल सकता है। और अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, मतलब कि नींद ही पूरी है, तो वो जब गहरी नींद में जाएगा, उसके कारण भी जीभ जो पीछे की तरफ जाएगी और एक अवरोध पैदा करेगी। वह भी एक कारण बन सकता है आपका स्नोरिंग का। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे स्नोरिंग के। तो अब हम बात करते हैं इसके मुख्य भाग की, जिसका आपको इंतजार है। इसकी होम्योपैथिक दवाई कौन कौन सी हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, स्नोरिंग की नंबर 1 मेडिसिन है ओपियम। अगर हम ओपियम की बात करें तो इसके अंदर खर्राटे, जब इंसान बिल्कुल डीप स्लीप में चला जाता है, खर्राटे शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर खर्राटे के साथ साथ एक रैटलिंग भी महसूस होती है, जैसे कि घड़घड़ाने, जैसे म्यूकस भी घड़घड़ा रहा हो, इस तरीके की आवाज आती है। उसको बड़ी घुटन सी महसूस होती है, ए सेंस ऑफ सफोकेशन एंड ए मोमेंट्री लॉस ऑफ ब्रीथ, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ मीन्स कुछ वक्त के लिए उसकी सांस रुक जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए। इस तरीके का लक्षण इसके अंदर पाया जाता है। और अगर हम बात करें ओपियम की, तो ओपियम का जो बंदा होता है, दिन भर बड़ा ड्रोजी सा फील करेगा। और एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, इसको किसी चीज से कंप्लेन नहीं है, पेनलेसनेस। इसको कभी 106 बुखार भी होगा और इससे पूछते हो कि भैया तबीयत कैसी है, कहे कुछ नहीं है, ठीक हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, बिल्कुल कुछ नहीं है। बंदे का सर फट जाए फिर भी बोलेगा नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं है। इस तरीके की मेंटलिटी का होता है। हर चीज को जैसे कहते हैं ना, इग्नोर मार रहा हो, बहुत कुछ होने के बावजूद भी इग्नोर मार रहा हो, इस तरीके की मेंटलिटी होती है। अगर इस तरीके का बंदा दिखाई दे, इस तरीके के खर्राटे दिखाई दें, तो आप ओपियम 200 2 बूंद वीकली ले सकते हैं। इसी कड़ी में दूसरी औषध आती है, होम्योपैथिक की दूसरी दवाई आती है, लैमिना माइनोर। लैमिना माइनोर की बात करें तो इसकी स्नोरिंग ब्लॉकेज ऑफ नोज के साथ होती है, नाक बंद होती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, एक स्मेल बहुत ज्यादा बदबू वाली, जो अगर सांस लेगा उसकी बहुत ज्यादा बदबू आएगी। पीछे की तरफ म्यूकस गिरता रहता, गले की तरफ इसके अंदर म्यूकस गिरता है। और इसकी स्नोरिंग की जो दिक्कतें हैं, ज्यादातर
बरसात के मौसम में बढ़ जाती हैं। बरसात का मौसम या नमी वाला डैम्प वाला मौसम कहें, उसके अंदर इसकी जो स्नोरिंग है बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को नाक के अंदर बीच का जो पार्टीशन होता है, दो नॉस्ट्रिल्स के बीच में पार्टीशन होता है जिसको हम टर्बनेट कहते हैं, अगर इसके ऊपर स्वेलिंग है या बढ़ा हुआ है, या नेजल पॉलिप जिसे कहते हैं नाक में मांस बढ़ जाना, इस तरीके की कंडीशन है और उस बंदे को स्नोरिंग आती है, तो लैम्ना माइनोर काफी सहायक दवाई हो सकती है। तो दोस्तों, इस दवाई को लैम्ना माइनोर 30 दिन में 3 बार ली जा सकती है। दोस्तों, इस कड़ी की तीसरी दवाई है चाइना ऑफिसियनालिस। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ज्यादातर बच्चों की स्नोरिंग, बच्चों के खर्राटे में यूज की जाती है। इसके अंदर बच्चे को बहुत ही तेज खर्राटे आते हैं नींद के अंदर, और नींद के अंदर ही खर्राटे लेने के साथ साथ उसको एक आवाज कराहने वाली, जैसे बड़े दुख के अंदर आवाज, दुखी हो बच्चा या बहुत ज्यादा पेन में हो, इस तरीके की कराहने वाली भी आवाज उसकी देखी जा सकती है स्नोरिंग के साथ साथ। और इसमें मॉर्निंग में जब बच्चा सोकर उठेगा, वो बहुत ही गिरा गिरा सा, टूटा, जैसे कहते हैं पूरा शरीर टूटा गिरा गिरा सा हो, इस तरीके सा फील करता है। बड़ा कंफ्यूज सा रहता है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, एकदम कंफ्यूज सा फील करेगा। और वह बच्चा ड्रोजी सा, सुस्त सा, एकदम जैसे नींद में हो, पूरे दिन ऐसे ही रहेगा, पूरा ड्रोजी सा, पूरे दिन सुस्त सा महसूस करेगा जैसे पूरे दिन नींद में हो। अगर इस तरीके की अवस्था देखें तो हम चाइना 30 दिन में 3 बार दे सकते हैं, 2-2 बूंद करके। इस कड़ी की चौथी औषध है काली सल्फ। अगर हम काली सल्फ की बात करें तो काली सल्फ ऐसी अवस्था में दी जाती है जब किसी का टॉन्सिल का या एडिनॉइड का ऑपरेशन हो चुका है। मीन्स कारण था स्नोरिंग का, खर्राटे का। बताया गया कि इसके खर्राटे का कारण टॉन्सिलाइटिस है या एडिनॉइड्स हैं। उनका ऑपरेशन होने के बावजूद अगर उस इंसान को खर्राटे आते हैं, तो दोस्तों ऐसी अवस्था में काली सल्फ रामबाण मेडिसिन होगी। उस अवस्था में हम काली सल्फ 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हमारी 5वीं औषध है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी खर्राटे की बहुत ही शानदार मेडिसिन है, जहां पर बहुत तेज खर्राटे आते हों और इसके अंदर एक ओप्रेस्ड ब्रीदिंग हो, जैसे एक दबाव के साथ सांस खींचना पड़ रहा है, इस तरीके की ब्रीदिंग देखने को मिले नींद में, तो हम नक्स वोमिका के बारे में सोच सकते हैं। नक्स वोमिका में होता क्या है कि रात को नाक बंद रहती है, ज्यादातर जो है दिन में खुली रहती, बहती रहती है। अगर जुकाम वाली कंडीशन भी आती है इसमें तो इस तरीके की होती है, रात को नाक जो है बंद दिखाई देगी, दिन में खुली दिखाई देगी। बंदा जो है ठंड के लिए सेंसिटिव होता है, ठंड और ठंडी हवा के लिए सेंसिटिव होता है, काफी झगड़ालू किस्म का भी होता है, चिड़चिड़ा टाइप का, बड़ा झगड़ालू किस्म का इंसान। अगर इस तरीके का इंसान मिले तो हम नक्स वोमिका के बारे में सोच सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन मिले तो हम नक्स वोमिका 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ औषधियां थी खर्राटे के बारे में। औषधियां बहुत सारी हैं, लेकिन सभी को यहाँ पर डिस्कस करना संभव नहीं है, और इसके लक्षण भी बहुत सारे हैं। कुछ लक्षण मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके लक्षण बहुत सारे होते हैं। तो उचित यह होगा कि अपने आसपास के किसी डॉक्टर से परामर्श करें और अपना उचित तरीके से टेस्टिंग करा के अपनी उचित मेडिसिन निकलवाएं। यह दवाइयाँ जो भी आपको बताई गई आपके नॉलेज पर्पस के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि होम्योपैथी के अंदर भी इतनी कारगर औषध पाई जाती हैं खर्राटे के लिए, और खर्राटे को ऐसे ही इग्नोर ना करें। खर्राटे आगे अगर इसको इग्नोर करते रहोगे, लंबे वक्त में एक गंभीर बीमारी का जन्म दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई बीमारी के साथ और उसके होम्योपैथिक समाधान के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, स्टे सेफ।